हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग ईपीएफओ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ है। ऑल्दो ये आपकी कोर्ट्स जो आए थे यहाँ पर, ठीक है, उसके वजह से रिपील कर दी जा रही है, लेकिन हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हमें कोर्ट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ है जो कि रेगुलेट करती है पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड अदर इंडस्ट्रियल और स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट। तो एक्ट का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, इंश्योर करना कि जो वेजेस हैं उनको हम टाइम पर पे कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस नहीं हो रहे। ठीक है, जिसकी यहाँ पर जितनी पेमेंट होनी चाहिए उनको उतना पैसा मिल रहा है, किसी के साथ में भी चीटिंग नहीं हो जाए, इस चीज को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो सबसे पहले की सेक्शंस एंड प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। तो जो एक्ट है उसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और यहाँ पर ये पूरे इंडिया में लग रहा था। कमेंसमेंट की बात करें तो 28 मार्च 1937 से ये यहाँ पर आपका फोर्स में आ गया था, एनफोर्सिबल हो गया था। और किसी भी फैक्ट्री में, रेलवे में या फिर इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट में यहाँ पर इसको अप्लाई किया गया, जो कि अगर हम बात करें वेजेस यहाँ पर 24,000 रुपीज पर मंथ एक्सीड नहीं करेंगे, उन वेजेस के ऊपर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल था। अब वेजेस की बात करें तो ये क्या है, जो रेन्यूमरेशंस आपको मिल रहे हैं एक्सप्रेस्ड इन मनी, सैलरी हो सकते हैं, अलाउंसेस हो सकते हैं, ओवर टाइम पे और बोनसेस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पर हम एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हटा देंगे। प्रोविडेंट फंड्स में या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए ग्रेचुइटी मिलती है और प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो कि रेलवेज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, माइंस और ऑयल फील्ड्स को लेकर चलेगी। स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है हमारी सभी केसेस में। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एक्ट यहाँ पर स्पेसिफाई करता है वेरियस एस्टैब्लिशमेंट्स को, जिसमें आपके ट्रामवे सर्विसेज, डॉक्स, माइंस, प्लांटेशंस एंड वर्कशॉप्स आ जाते हैं। फिर आती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस में डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं, जैसे कि कोई मैनेजर, सुपरवाइजर या कॉन्ट्रैक्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हाउएवर ये बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो तभी रिस्पॉन्सिबल है अगर कॉन्ट्रैक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पर्सन जो है वो पेमेंट यहाँ पर नहीं कर पाते। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड्स की बात करते हैं तो एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट मस्ट फिक्स वेज पीरियड्स विच कैन नॉट बी लॉन्गर देन 1 मंथ। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करें तो जनरल रूल में वेजेस हमें यहाँ पर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे आफ्टर द वेज पीरियड फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स विथ फ्यूअर देन 1000 एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले बोल रहे हैं कि आपको वेज पीरियड यहाँ पर फिक्स करना है, जैसे 1 को मिलेगी सैलरी या 7 तारीख को मिलेगी, और ये आपकी 1 महीने से बड़ी लंबी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर जो टाइम होता है, जनरल रूल ये है कि जो वेजेस हैं ये आपको वेज पीरियड के 7th डे की एक्सपायरी से पहले पहले दे देने हैं, जहां पर एम्प्लॉइज 1000 से कम है, ठीक है। और 10th डे स्टैब्लिशमेंट का अगर एम्प्लॉइज 1000 तक हैं, तो 1 से 7 तारीख तक अगर यहाँ पर 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं और 1000 से ज्यादा है तो यहाँ पर 10 तारीख तक आपको वेजेस जो है वो प्रोवाइड कर देने चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वेजेस जो हैं वो हमारे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑफ टर्मिनेशन पे कर देने चाहिए, ठीक है। अब वेजेस जो हमें पे करने हैं करेंट कॉइन या फिर करेंसी नोट्स में या चेक्स में और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट। तो वेजेस को ये बोल रहे हैं कि इनको हमें कैसे पे करना है, इनको हमें पे करना है। तो वेजेस ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप किसी और फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो सकता है ना कि आपने किसी को बोला एक मिक्सी और ग्राइंडर दे दिया, आपने बोला कि भाई मिक्सर ग्राइंडर रख लो, आप ऐसा नहीं करना है। वेजेस आपको करेंट कॉइन में, करेंसी नोट्स में या चेक्स या फिर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेजेस आपके जो हैं वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि पेमेंट्स आपकी ऑन बाय चेक या फिर बैंक ट्रांसफर होनी चाहिए स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट्स में। अब आती है कि जो जो डिडक्शंस हमारे हो रहे हैं वेजेस में, तो यहाँ पर वेजेस हमें पे करने हैं विदाउट एनी डिडक्शंस एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड डिडक्शंस में आपके पास क्या आ जाएगा, मान लो किसी के ऊपर फाइन लगा है या फिर वो एब्सेंट रहे थे ड्यूटी से या कोई डैमेजेस या लॉस उनकी वजह से कॉज हुआ है क्योंकि उन्होंने नेग्लेक्ट शो करा, या फिर एम्प्लॉयर हाउसिंग और अदर एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं,
या फिर कोई लोन्स यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किए थे एम्प्लॉयर ने जिसको रिकवर किया जा रहा है, या फिर कोई अदर डिडक्शंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस आपका होता है, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन जनरली जो है वो हमारी 50% ऑफ वेजेस से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर यहाँ पर किसी के पास 1,000 रुपीज का वेज आ रहा है तो 500 रुपए से ज्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो, और इस लिमिट को रेज कर दिया गया था 75% अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हम पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक्स और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितनी भी वेजेस हैं वो आपको लीगल टेंडर में पे करनी है, करेंसी कॉइन में या तो करेंसी नोट्स में। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि वेजेस आप चेक से या फिर अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया था। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं कि कोई भी पेमेंट जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो कैसे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो ये डिडक्शन माना जाता है कि अगर मान लो यहाँ पर रिकवरी के लिए उन्होंने कुछ पेमेंट किया तो ये हमारा क्या हो गया, डिडक्शन माना गया। दूसरा यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कुछ पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती हैं गुड और सफिशिएंट कॉज के लिए, जैसे कि प्रमोशन विदहोल्ड कर देना, इंक्रीमेंट्स देना बंद कर देना, या फिर लोअर पोस्ट यहाँ पर दे दी किसी को या सस्पेंड कर दिया उनको, तो ये डिडक्शन नहीं माने जाएंगे वेजेस में से, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर के रूल्स हैं वो ऐसी पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं टू गवर्नमेंट्स स्पेसिफिकेशन। अब ऑथराइज डिडक्शन में आपको याद रखना है क्या क्या चीजें हैं। फाइन्स, डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फ्रॉम ड्यूटी, डैमेज या लॉस कॉज्ड है, हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई, कोई एमिनिटीज प्रोवाइड की गई, रिकवरी की गई है किसी लोन्स की, या फिर यहाँ पर इनकम टैक्स और अदर डिडक्शंस हुए, प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन हुए, या फिर डिडक्शन हुए फॉर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड्स जैसे नेशनल डिफेंस फंड या फिर स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। पेमेंट हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में या फिर इंश्योरेंस स्कीम्स में की। डिडक्शन यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमिया ऑन फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स पर किया गया, या फिर यहाँ पर डिडक्शन किया गया फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस जो कि यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्टेन किए थे किसी एम्प्लॉय के एक्शन की वजह से, जैसे कि हेडलाइनिंग, यहाँ पर काउंटरफीट करेंसी और इनकरेक्ट बिलिंग। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर डिडक्शंस लगेंगे। सेक्शन 8 फाइन्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जा रहे हैं ताकि हम फाइन्स इम्पोज कर रहे हैं अगर अपने एम्प्लॉयज पर, तो फाइन्स जो हैं वो केवल उन्हीं एक्ट्स या उनके लिए लग सकते हैं जहां पर एम्प्लॉयर ने एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया है नोटिस में, और यहाँ पर प्रायर अप्रूवल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का लिया गया है। अब जो टोटल फाइन है किसी भी सिंगल वेज पीरियड में वो आपके एम्प्लॉय के वेजेस के 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है एम्प्लॉयज को अंडर द एज ऑफ 15 कि भाई इनके ऊपर कोई भी फाइन नहीं लगेगा अगर किसी की उम्र 15 साल से कम है, और एक टाइम लिमिट दी गई है 90 दिन की टू रिकवर अ फाइन। जितने भी फाइन्स कलेक्ट होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉइज के ही बेनिफिट्स के लिए यूज किए जाते हैं। सेक्शन 9 बात करता है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी की, भाई कोई यहाँ पर जॉब पर नहीं जा रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर डिडक्शंस जो होते हैं वो जितने पीरियड तक एब्सेंट थे उसके अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और वो खुद को एब्सेंट रखते हैं बिना किसी नोटिस के या फिर रीजनेबल कॉस्ट के, तो ये जो डिडक्शन है ये यहाँ पर उनकी वेज के 8 दिन तक के लिए हो सकते हैं। और अगर कोई स्टे इन स्ट्राइक में है जहां पर एम्प्लॉय प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं कर रहा तो उसको भी हम एब्सेंट ही मानेंगे। सेक्शन 10 पर आ जाते हैं, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। तो यहाँ पर अगर डिडक्शन हो रहा है फॉर डैमेज और लॉस तो हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डैमेज और लॉस। एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो शो कॉज करें अगेंस्ट द डिडक्शंस बिफोर इट इज मेड। ठीक है, तो अगर कोई लॉस वगैरह हो गया है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर यहाँ पर डिडक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट थी उस लॉस की उससे ज्यादा आप उनसे डिडक्ट नहीं कर सकते हो। डिडक्शंस फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो अगर यहाँ पर हाउसिंग या अदर एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं और तब आप डिडक्शंस कर रहे हो तो यहाँ पर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट टर्म में एम्प्लॉय ने चीजों को एक्सेप्ट करा है कंडीशंस को उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये जो वैल्यू ऑफ डिडक्शन है ये यहाँ पर वैल्यू ऑफ सर्विस या एमिनिटी प्रोवाइडेड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
सेक्शन 12 एंड 12A यहाँ पर बात करता है अगर कोई भी लोन या एडवांसेस प्रोवाइड किए गए थे हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो ऐसी सिचुएशन में एडवांसेस बिफोर एम्प्लॉयमेंट में आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को हम एक्सक्लूड कर देंगे, जिनको रिकवर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेज पेमेंट। अगर एडवांसेस हमने यहाँ पर तब दिए हैं जब एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ था और लोन्स यहाँ पर हाउस बिल्डिंग के लिए दिए गए हैं, तो ये यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगेंगे और रूल्स लगेंगे जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेट कर रही है। सेक्शन 13A पर आ जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। तो एम्प्लॉयर्स को बोला गया है कि आप यहाँ पर डिटेल्ड रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स अपने एम्प्लॉयज के वर्क, वेजेस और डिडक्शन के मेंटेन करोगे कि कितना काम उन्होंने करा, क्या क्या वेजेस उनको मिले और क्या क्या डिडक्शंस किए गए। अब ये एटलीस्ट आपको 3 साल के लिए अपने रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर रखना होगा, ठीक है। सेक्शन 14 इंस्पेक्टर्स की बात करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेगी ताकि एनफोर्समेंट करवा सके इस एक्ट का। तो इनके पास क्या क्या पावर्स रहेंगी? सबसे पहले तो ये यहाँ पर एग्जामिन इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई जो एक्ट के प्रोविजंस हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दूसरा, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं प्रीमिसेस को, जो भी क्वेश्चन में रहेगा, मतलब जो भी कंपनी है या इंडस्ट्री है। सुपरवाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट की जा रही है वेजेस की। डिमांड यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कर सकते हैं कि भाई हमें रिकॉर्ड्स दिखाओ जो आपने ये 3 साल के लिए मेंटेन करने थे। जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज कर सकते हैं अगर किसी ऑफेंस से वो रिलेटेड हैं। तो एक एम्प्लॉयड पर्सन जिसको अनऑथराइज्ड डिडक्शन फेस करना पड़ा या फिर उसकी वेज पेमेंट में डिलेज हुए हैं, वो एक क्लेम फाइल कर सकते हैं विद अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसको अपॉइंट हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेंगी। तो ये आपका सेक्शन 15, 16 और 17 के अंडर आ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लेम्स और एडजुडिकेशन। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बतलाएंगी जो कि यहाँ पर डिसाइड करेंगी क्लेम्स के ऊपर और यहाँ पर हियरिंग भी करेंगी। तो अथॉरिटी जो है वो कोई एक कमिश्नर हो सकता है फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, एक लेबर कमिश्नर हो सकते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं लेबर कोर्ट के, या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर। कौन कौन हो सकता है एक और बार ध्यान रखो, कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, या फिर एक लेबर कमिश्नर, या फिर लेबर कोर्ट में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। अब फाइल कौन कर सकता है इस क्लेम को? तो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन, जिनको लग रहा है कि उनका पैसा काट लिया गया था या उनको इनफ पैसा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर एक एग्रीव्ड पर्सन, एक लीगल प्रैक्टिशनर जैसे हमारे एडवोकेट्स वगैरह होते हैं, कोई ट्रेड यूनियन के ऑफिशियल हो सकते हैं, एक इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन जिनको अथॉरिटी परमिशन दे। टाइम लिमिट क्या है? एप्लीकेशन आपको 12 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर फाइल करनी होगी जब आपकी डिडक्शन की गई थी या फिर जो आपके वेजेस ओवरड्यू किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आप जाते हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ पर एडमिट की जाती है आफ्टर द पीरियड अगर एप्लीकेंट यहाँ पर एक सफिशिएंट रीजन दिखा रहे हैं डिले के लिए। मान लो ऐसा हुआ कि 12 महीने तक तो इन्होंने डिडक्शन के लिए अप्लाई किया नहीं, 12 महीने के बाद में इन्होंने बोला कि भाई मेरे को यहाँ पर पूरा पैसा नहीं मिला, तो कंपनी गई पूछने के लिए कि भाई आपने अब ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने बोला फॉर एन एग्जांपल कि जो मेरा टीडीएस काटा गया था, इन्होंने बोला इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मिलेगा और वो अभी तक शो नहीं कर रहा है, तो मैं आपके पास लेट आया हूँ। तो अब ये सफिशिएंट रीजन लगा अगर आप यहाँ पर अथॉरिटी को, तो वो फिर आपको अलाउ कर देंगे कि चलो ठीक है, आप थोड़ा बाद में भी इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो। डिडक्शन और कंपनसेशन, तो अगर अथॉरिटी ये देखती है कि एक अनऑथराइज्ड डिडक्शन या डिले हुआ है, तो फिर वो रिफंड के लिए बोल सकती हैं डिडक्टेड अमाउंट के, या फिर पेमेंट के लिए बोल सकती हैं डिलेड वेजेस के। साथ में ये ऑर्डर कर सकती हैं एम्प्लॉयर को कि आप कॉम्पनसेशन को पे करो, ठीक है। तो हमें लगा कि भाई फालतू में इन्होंने डिले करे थे या फिर पैसा लोगों का दिया नहीं, तो ऐसे में हम रिफंड करवा सकते हैं और एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि कॉम्पनसेट भी करो। तो डिडक्शन में कंपनसेशन हमारी 10 टाइम्स द डिडक्टेड अमाउंट हो सकती है। मान लो किसी से 10,000 रुपीज यहाँ पर लिए गए, तो हो सकता है उनसे बोला जाए कि 1 लाख रुपए वापस करो, तो जिसमें कि हमारे पास में कॉम्पनसेशन भी आ जाएगी। डिलेड वेजेस कॉम्पनसेशन जो है वो आपकी 1500 से 3,000 रुपीज तक की होगी अगर यहाँ पर वेजेस में डिले किया गया है, और अगर वेजेस हमने क्लेम से पहले पहले ही पे कर दिए गए तो कॉम्पनसेशन जो है वो आपकी 2,000 तक हो सकती है। मतलब अगर या तो आपने यहाँ पर बोला गया आपसे कि आपको अब यहाँ पर कॉम्पनसेट करना है क्योंकि आपने वेजेस टाइम पर नहीं पे करे,
तो ये तो 1500 से 3000 हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पर हमने एप्लीकेशन तो डाली, लेकिन क्लेम का जो यहाँ पर वो था ऑथराइजेशन मिलना, वो मिला नहीं, उससे पहले पहले एम्प्लॉयर बोला चलो तुम अपने पैसे ले लो जो मैंने डिडक्ट करे थे, तो ऐसी सिचुएशन में 2000 रुपीज तक इन्हें पे करना होगा, ना कि 3000। मैलिशियस क्लेम, अथॉरिटी एक पेनल्टी लगा सकती है एप्लीकेंट पर, एम्प्लॉय के ऊपर, अगर इन्होंने एक मैलिशियस फेक यहाँ पर विक्शियस कोई भी क्लेम जो है वो फाइल करा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में इनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पनिश किया जाएगा, ठीक है। चलो इसके अलावा आगे देख लेते हैं रिकवरी। तो अमाउंट यहाँ पर जो ऑर्डर की जाएगी अथॉरिटी से कैन बी रिकवर्ड एज इफ इट वाज अ फाइन। ग्रुप क्लेम्स पर आ जाते हैं सेक्शन 16 में। तो एक सिंगल एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पर वो लोग डाल सकते हैं। हो सकता है कि पूरी एक टीम थी जिनके पैसे काटे गए या फिर जिनसे फालतू का डिडक्शन लिया गया, तो अगर सिमिलर अनऑथराइज्ड डिडक्शन फेस किया या पेमेंट डिलेस फेस किए इन्होंने सेम रीजन से विद इन द सेम वेज पीरियड। अपील्स एंड अटैचमेंट, तो अपील की बात करें तो यहाँ पर अथॉरिटीज जो ऑर्डर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर। अगर इंप्लॉयर जा रहे हैं तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारी 300 रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए या फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1000 रुपीज से ज्यादा। और अगर इंप्लॉय यहाँ पर अपील फाइल कर रहे हैं तो क्लेम्ड अमाउंट जो है वो 20 रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए। याद रखना ये 1936 का एक्ट था, इसलिए ये अमाउंट इतने कम है। कंडीशनल अटैचमेंट, एक अथॉरिटी या कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं कंडीशनल अटैचमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, कि इनकी प्रॉपर्टी जो है इसी को अटैच कर दो अगर इन्हें लग रहा है कि ये जो पेमेंट ऑर्डर इनको दिया गया था ये पेमेंट कर नहीं रहे हैं। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंडर अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 15 में, ताकि क्लेम्स यहाँ पर जो है इनके पास लीगल पावर्स रहे। तो क्या क्या अथॉरिटीज को पावर दी जा रही है, यहाँ पर सिविल कोड की पावर दी जाती है अथॉरिटी को, और ये हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिफाइन किया गया था। तो अथॉरिटी जो है वो फेयर और इफेक्टिव हियरिंग्स करे, ऐसा बोला गया। एनफोर्सिंग अटेंडेंस, तो अथॉरिटी को यहाँ पर अटेंडेंस देखनी है विटनेसेस की और कंपेल करना है उनको कि वो एविडेंसेस प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, अथॉरिटी जो है इनके पास पावर होनी चाहिए कि ये यहाँ पर कंपेल करें कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं रेलेवेंट टू द क्लेम। जैसे वेज रिकॉर्ड्स हमें रखने थे, रजिस्टर्स रखने थे, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अथॉरिटी जो है इनको बोला गया है कि अब यहाँ पर आप एक सिविल कोर्ट हो तो यहाँ पर वेट ऐड हो जाता है और फॉर्मेलिटी इनकी प्रोसीडिंग्स में। तो पावर्स जो हम ग्रांट कर रहे हैं यहाँ पर अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 18, ये इंश्योर कर रही है कि एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो और इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके। अब क्या क्या पेनल्टीज लगती हैं फॉर ऑफेंसेस, सबसे पहले तो लेट नॉन पेमेंट ऑफ या फिर अनलॉफुल डिडक्शंस। तो एक एम्प्लॉयर अगर फेल कर जाते हैं टू पे वेजेस ऑन टाइम या फिर यहाँ पर अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कर रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं सेक्शंस जैसे कि 5, 7, 9, 10 या फिर यहाँ पर 11 से 13, तो इनके ऊपर एक फाइन लगेगा। फाइन यहाँ पर एटलीस्ट 1500 रुपीज का होना चाहिए और इसको हम 7500 रुपीज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अदर वायलेशंस में कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है अगर अदर प्रोविजंस का, जैसे कि यहाँ पर हम एक प्रॉपर वेज पीरियड फिक्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम वेजेस नॉन वर्किंग डे में पे कर रहे हैं या फिर हम जो मेथड है वेज पेमेंट का वो वायलेट कर रहे हैं, तो फिर 3750 रुपीज तक का फाइन लगेगा, ठीक है। लेट किया पेमेंट, पेमेंट करा ही नहीं, फालतू के डिडक्शंस कर दिए, तो आपके पास 1500 से लेकर 7500 रुपीज तक का फाइन है। अगर यहाँ पर वेजेस पे करने की जगह जैसे मैंने मिक्सर एंड ग्राइंडर का ऑप्शन दिया, ठीक है, वैसा कुछ आप कर देते हो या फिर यहाँ पर आप नॉन वर्किंग डे में वेजेस पे कर रहे हो या कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर 3750 रुपीज तक का फाइन लगेगा। अगर यहाँ पर किसी पर्सन को नॉमिनेट ही नहीं किया, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वेज पेमेंट के लिए, तो 3000 रुपीज तक का फाइन लगेगा। रिकॉर्ड कीपिंग हमने देखी थी 3 साल तक रखनी होती है, तो अगर यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रखे गए हैं तो फिर और इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो यहाँ पर 1500 रुपीज तक का फाइन लगेगा। 1500 से कम रुपीज का फाइन नहीं लगेगा, तो 1500 या उससे ज्यादा का फाइन लगेगा और इसको हम 7500 तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर किसी भी इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर या फिर इनको प्रिवेंट किया गया फ्रॉम बीइंग एग्जामिन्ड बाय देम, तो ये एक सीरियस ऑफेंस होगा। पेनल्टी यहाँ पर कितनी लगेगी, एटलीस्ट 1,500 रुपीज की और 7,500 रुपीज तक की लग सकती है। रिपीट ऑफेंसेस, तो फॉर अ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ द सेम ऑफेंस, एम्प्लॉयर जो है इनके ऊपर हायर फाइन लग सकता है, जो कि 3,750 से 22,500 तक हो सकता है। एडिशनल पेनल्टीज यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया क्या क्या हुआ, या अगर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करे तो 1,500 से 7,500 तक का फाइन। अगर यहाँ पर इंस्पेक्टर को परेशान कर रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उनको एंट्री नहीं दे रहे हो, तो ये आपका अगेन एक सीरियस ऑफेंस है, तो यहाँ पर आपको 1,500 से 7,500 तक का फाइन। अगर यहाँ पर आपको कन्विक्ट किया गया किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए और फिर आपने वही सेम चीज की, तो ऐसे में 30,750 से 22,500 रुपीज तक का फाइन। और यहाँ पर अगर डिलेड पेमेंट की गई तो एडिशनल पेनल्टी लगेंगी। अगर यहाँ पर आपको जो अथॉरिटी ने डेट बोली थी कि इतनी डेट तक पेमेंट करनी है, आपने फिर भी नहीं की, तो एडिशनल 750 रुपीज तक का फाइन लग सकता है पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपको बोला गया 3 जनवरी तक आपको पेमेंट करनी है, आपने 7 जनवरी तक नहीं किया, तो हर दिन 4th 5th 6th, ठीक है, 7th आपको यहाँ पर फाइन लगता चला जाएगा। प्रोसीजर क्या है फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, तो यहाँ पर कोर्ट एक्शन ले सकती है ऑन एन ऑफेंस रिलेटेड टू लेट पेमेंट और इलीगल डिडक्शंस। अगर एक क्लेम यहाँ पर फाइल हुआ है अंडर सेक्शन 15 और अथॉरिटी जो है इन्होंने एक कंप्लेंट इनके अंडर सैंक्शन की गई है, सैंक्शन यहाँ पर ग्रांट नहीं किया जाएगा अगर एम्प्लॉयर प्रूव कर देते हैं कि जो डिले था वो बोनाफाइड एरर, जेन्युइन डिस्प्यूट था अमाउंट के ऊपर, या एम्प्लॉय फेल कर गए थे टू अप्लाई फॉर और एक्सेप्ट पेमेंट। ठीक है, मान लो किसी ने अपने अकाउंट डिटेल्स गलत दिए, हमने तो पैसा भेजा, उनके अकाउंट में पहुंचा नहीं, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि सैंक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर रहा है, अगर आपने लेट पेमेंट किया या इलीगल डिडक्शन करे तो आपके ऊपर सेक्शन 15 के अंडर सैंक्शन लगेंगे, बट हम उन सैंक्शन से आपको प्रिवेंट भी कर रहे हैं अगर कोई जेन्युइन रीजन है। तो कोर्ट यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन कंसीडर कर सकता है ऑलरेडी अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 15 व्हेन इम्पोजिंग अ फाइन। तो जब फाइन लगा, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आपको कॉम्पनसेशन भी पे करना पड़ा, बट बाद में पता चला कि नहीं भाई इनका जेन्युइन केस था, तो फिर बोला जाएगा कि चलो ठीक है वो पैसा वापस ले लो। बार ऑफ स्वीट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, तो बार ऑफ स्वीट्स में हम क्या देखेंगे, एक एम्प्लॉय जो है वो एक सेपरेट सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते टू रिकवर वेजेस अगर इन्होंने ऑलरेडी एक क्लेम यहाँ पर सेक्शन 15 के अंडर फाइल करा है, या फिर क्लेम जो है वो इनका हो चुका है, मतलब इन्होंने यहाँ पर मान लो कि 15,000 रुपीज इनके कम मिले थे, इन्होंने वो क्लेम करने के लिए अथॉरिटी के पास में सेक्शन 15 के अंडर फाइल किया क्लेम, फिर ये यहाँ पर सिविल कोर्ट के पास भी चले गए, तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर 15,000 रुपीज जो इनको मिलने थे और कॉम्पनसेशन वो सब दिलवा दी गई और ये फिर भी सिविल कोर्ट के पास चले गए, तो ये भी नहीं अलाउड है। प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट किया गया है प्रोसिक्यूशन से फॉर एनी एक्शन टेकन इन गुड फेथ। यहाँ पर हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल इंस्पेक्टर ने सारी चीजें चेक की, तब उन्हें कोई चीज गड़बड़ लगी तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बात बोल दी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन काम उन्होंने गुड फेथ में ही करा था, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, तो कोई भी एग्रीमेंट जहां पर एम्प्लॉय जो है अपनी राइट्स गिव अप कर रहे हैं अंडर दिस एक्ट, तो इसको हम नल एंड वॉइड मानेंगे। फाइनल प्रोविजंस क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के फाइनल सेक्शन यहाँ पर डील कर रहा है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस टू अ डिसीज्ड एम्प्लॉयज नॉमिनी और रूल्स मेकिंग अथॉरिटी। तो चलो इनको भी देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर डेलीगेट करेगी इसकी पावर्स को अंडर दिस एक्ट टू एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं खुद नरेंद्र मोदी आएंगे और सारी चीजें करेंगे, तो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर या अथॉरिटी को अपनी पावर्स दे देंगे। और यहाँ पर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन या एनफोर्समेंट होता है लॉ का, जिसमें कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने वर्कलोड को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। डिस्प्ले ऑफ नोटिस की बात करें तो एम्प्लॉयर्स को बोला गया है कि आप कॉन्स्पिशियसली डिस्प्ले करोगे नोटिस, जहां पर कि आपको एक्ट्स के जो एब्स्ट्रैक्ट्स, एक्ट्स की जो यहाँ पर बातें हैं, उसके जो रूल्स हैं वो आपको डिस्प्ले करने हैं। अब ये इंग्लिश में या फिर जो भी मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन की लैंग्वेज है उसमें, फॉर एन एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र में वो मराठी हो सकता है, वेस्ट बंगाल में बंगाली हो सकता है, तो आपको उस लोकल लैंग्वेज में भी करना है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को उनकी राइट्स पता होती हैं और लीगल प्रोविजंस पता होते हैं,
जिनके थ्रू उनकी वेजेस को गवर्न किया जाएगा। अगर पेमेंट हो रही है इन केस ऑफ एम्प्लॉइज डेथ हो, तो यहाँ पर पेमेंट होगी अनडिसबर्स्ड वेजेस की। किसी की डेथ हो गई लेकिन उन्होंने 15 दिन काम किया था, तो 15 दिन का तो पैसा उनका मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये जो वेजेस हैं ये किसी भी पर्सन को जिनको एम्प्लॉय ने नॉमिनेट किया है उन्हें दे दिए जाएंगे। अगर किसी को नॉमिनेट नहीं किया है और नॉमिनेट पर्सन को ढूंढा नहीं जा सकता, या फिर तो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की जाएगी विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पेमेंट को हैंडल करेगी और प्रोविजन इंश्योर करेंगे कि जो डिसीज्ड एम्प्लॉय की फाइनल वेजेस हैं वो राइटफुल बेनिफिशियरी को मिल जाएं। रूल मेकिंग पावर्स पर आ जाते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकते हैं जो कि हम इंप्लीमेंट करेंगे इस एक्ट के प्रोविजंस में। तो ये रूल्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि प्रोसीजर फॉर क्लेम्स, तो हम रेगुलेट करेंगे प्रोसीजर फॉर अथॉरिटीज एंड कोर्ट्स अंडर सेक्शन 15 एंड 17। रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स में कौन कौन से फॉर्म्स फॉर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, रजिस्टर्स, रिटर्न्स एंड नोटिसेस। फाइन्स और डिडक्शंस के लिए क्या प्रोसीजर्स रहेंगे ताकि फाइन्स इंपोज किए जाएं या डिडक्शंस किए जाएं। इंस्पेक्शन पावर्स यहाँ पर डिफाइन की जाएंगी इंस्पेक्टर्स के लिए, और पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इस तरह से था। अब ये 1936 का आया था, कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें इन्होंने बोला कि जो हमें वेज सीलिंग थी एक्ट के एप्लीकेबिलिटी की वो 1600 से 6500 रुपीज पर मंथ कर दी गई, और पीरियोडिक रिविजन के लिए भी बोल दिया गया। तो यहाँ पर फाइन्स वगैरह जो है वो मैक्सिमम 22,500 तक पहुंच गए। फिर 2017 में अगेन यहाँ पर हमारा अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि बोला गया कि अब एम्प्लॉयर्स चेक या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं वेजेस के लिए इन एडिशन टू कैश। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो कैशलेस पेमेंट्स कर सकते हैं सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स में, ठीक है। एंड इसी के साथ में यहाँ पर जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको कोड लेकर आऊंगी यहाँ पर, कोड ऑन वेजेस, ताकि यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आरपीए अकेडमी आप लोगों को वीडियोस तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पीडीएफ कोर्सेज मिल जाता है जिसमें कि आपको मॉक्स भी मिलते हैं और साथ में यहाँ पर डिटेल्ड नोट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको समरी शीट्स मिल जाती हैं, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 एमसीक्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो आप चाहें तो हमारे साथ यहाँ पर कोर्सेज के थ्रू भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, rpaacademy.co.in, या फिर हमारी एप्लीकेशन है आरपीए अकेडमी, वहां पर। साथ में यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपीए अकेडमी ईपीएफओ, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू सो मच।